गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। आज हम जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। ठीक है, तो फोर्थ लेसन हमारा शुरू होता है वन्य समाज और उपनिवेशवाद से। अपने स्कूल और घर के चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानो जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज़, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रेपर, बीड़ियों के तेंदू के पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक टेनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग के उपयोग में होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी जो जंगलों से आती है। अर्थात ये सभी चीज़ें हमें लगभग वनों से प्राप्त होती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। अर्थात जो पौधे हैं उनकी 500 लगभग जातियां हैं, जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो पाई जाती थी वहाँ। ये विविधता तेज़ी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल पर 9.3% भाग पर औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। वनों का विनाश क्यों हो रहा है, तो इसके कारण देखेंगे। क्या कारण है कि वनों का विनाश हो रहा है। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कई अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। सबसे पहले ज़मीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे खेती का जो प्रतिशत था वो भी बढ़ता गया। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांगों में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। अर्थात जो वन होते हैं उन वनों को काट कर क्या है खेती की जाती है, इसलिए वनों को नुकसान होता है। पटरी पर स्लीपर। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे। इसकी वजह शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार के लिए लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा हो गई। सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। अर्थात भारत में 1853 के आसपास रेल संचालित हुई और जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थी उस समय लकड़ी की आवश्यकता हुई और जो स्लीपर थे उन स्लीपरों में जो ऊपर डेस्क बनाए जाते हैं वो भी लकड़ी के बनाए जाते थे, तो उनके लिए भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ी।
इंजनों के चलने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760-2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेज़ी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 वर्ग किलोमीटर हो गई। तब और ज़्यादा लकड़ी काम में आने लगी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। ये देखिए कैसे लकड़ियों को भरकर ले जा रहे हैं परिवहन के साधन। बागान। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके निश्चित हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। अर्थात जो यूरोप के जो बागान मालिक थे वो यहाँ आ गए और उन्होंने जो बागान मालिक था उनको ज़मीन सौंप दी। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। अर्थात जो वन था उन वनों को, पेड़ पौधों को तो काट दिया गया और वहाँ पर चाय और कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। इसके बाद देखिए व्यावसायिक वानिकी की जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई है। अर्थात जो व्यावसायिक वानिकी है, अर्थात हम कहें तो जो लकड़ियां हैं उनको व्यापार की दृष्टि से किस तरीके से काटा गया व्यापार करने के लिए। जैसे इमारती लकड़ी होती है, बड़े बड़े भवन बनाने में, बड़े बड़े उद्योग धंधों में जो लकड़ियां हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो किस तरीके से पड़ती है, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है और किस तरीके से अपने हित के लिए इनको काटा जाता है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।